अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवर। हर दिन का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें जो हम नेगेटिविटी है उसको दूर करें। और इस वक्त ये जो माहौल है इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है कि आखिर आगे कार होगा क्या और किस तरीके से जो है ना इस पेंडेमिक से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जहाँ पर हमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वहाँ हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि चैलेंजेस अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, मुश्किलात अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। हमें इस इम्तिहान में पास कैसे होना है, हमें इस मुश्किल घड़ी से निकलना कैसे है। अब हमें करना क्या है कि एक तो सबसे पहले जो एहतियाती तदाबीर हमें बताई जा रही हैं हम उस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद करें। और दूसरी बात ये कि एक दूसरे की जो मदद है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमारे अलावा जो और लोग मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, जो परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, हम उनकी मदद करते हुए, कार्य खैर में हिस्सा लेते हुए उनके लिए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकें। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक और चीज़ का हमें फोकस करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि एक तो हुकूमतों पर इस वक्त एतमाद रखें, बेजा तनकीद ना करें। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आर्मी, पुलिस ऑफिसर्स, इन पर एतमाद रखें कि ये जो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो बजाय इन सब पर तनकीद करने के, उंगली उठाने के, इनका साथ दें। हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन में कुछ हद तक नरमी दी गई, जिसकी वजह यह थी कि जो डेली वेजर्स हैं, जो लोग भूखे मर रहे हैं, वो भूखे ना मरे। भूख का मुकाबला करना ज्यादा मुश्किल है, तो उनके लिए रिलीफ दिया गया। लेकिन शायद लोगों ने इसे थोड़ा पिकनिक समझ लिया कि लॉकडाउन खोल दिया गया तो फौरी तौर पर सड़कों पर निकल आए। तो जिस तरीके से इस वक्त पुलिस फोर्सेस काम कर रही हैं सड़कों के ऊपर, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, रेंजर्स हैं, वो आप लोगों को समझा रहे हैं बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ। तो खुदारा समझिए, अपने घरों में रहिए, वो हमारी जानों के मुहाफिज बने हुए हैं और ख़ुद सड़कों पर हैं, बाहर हैं, तो आप उनका साथ दीजिए यकीनी तौर पर। और तनकीद से परहेज़ कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो तनकीद की ज़रूरत नहीं है, हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो माहौल है इसमें हम सब एक दूसरे का साथ देकर ही इस पेंडेमिक से निमट सकते हैं। तो जहाँ पर हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना के केसेस में हम देख रहे हैं, जैसे भी मैंने लॉकडाउन का जिक्र किया, तो जब उसमें रिलीफ मिला तो केसेस की तादाद में भी तवातुर से इजाफा इस वक्त देखा जा रहा है। तो क्या सूरत हाल है, कहां पर कितने केसेस हैं, जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुसैन अहमद, और साथ कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम रिंद। सबसे पहले हुसैन अहमद ये बताइएगा कि बड़ी तेजी से हमने देखा है कि ग्राफ ऊपर गया है, वजह क्या है इसकी जो केसेस में इजाफा हो रहा है, और अब तक जो टोटल केसेस हैं वो कहाँ तक पहुँच गए हैं? बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। और वजारत सेहत की जानिब से दो रीज़न जो है वो बताई गई हैं कि ये इजाफा क्यों हुआ है। एक वजह यह है कि जब थोड़ा लॉकडाउन में जब नरमी की गई तो उसके बाद हमने देखा कि लोगों ने जो है वो सुबह नाश्ते शुरू कर दिए, हलवा पूड़ी, नान, छोले, होटलों पर रश लग गई। तरह ख़रीदारी के हवाले से जो छोटी छोटी दुकानें, वहाँ रश लग गया। सब्ज़ी मंडी खुली हुई है, वहाँ से इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी से अच्छे खासे जो है वो केस निकले हैं। जबकि वजारत सेहत की जानिब से जो दूसरा मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। पहले 2 से 3 हज़ार रोज़ाना टेस्ट होते थे, लेकिन अब 5,200 5,300 के करीब रोज़ाना टेस्ट होते हैं। और अब तक पूरे मुल्क में 1,11,000 जो है वो टेस्ट हो चुके हैं। यानी कि 1,11,000 टेस्ट जो हो चुके हैं उनमें से जो परसेंटेज निकली है वो 10% भी नहीं है, क्योंकि 9,212 मरीज़ इस वक्त हो चुके हैं, जो कि कुछ देर कबल ही नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए। मुल्क भर में 9,212 मरीज़ जो है वो कोरोना के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मरीज़ पंजाब के 4,100 हैं, जबकि सिंध में 2,700 हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 1,200 और इस्लामाबाद में 185 हैं। लेकिन साथ साथ जो रिकवरी है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है, और 2,000 जो ये सबसे अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरीज बड़ी ज़्यादा हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिंध में सूरत हाल कल तशवीशनाक हो गई काफ़ी। मुराद अली शाह साहब ने भी इस पर गुफ्तगू की। बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिन भी हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम, एक तो नंबर ऑफ केसेस सिंध में टोटल कितने हैं, और कल 24 अमवात हुई एक ही दिन में, तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्या बताया गया रीज़न इसके पीछे?
जी देखिए, बिल्कुल हुकूमत सिंध की जानिब से जैसे ही नरमी का ऐलान किया गया तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो धड़ बाहर निकलने लगे और दुकानें भी खोल ली, और जिसकी वजह से लॉकडाउन के दौरान दुकानों को बंद भी ज़बरदस्ती कुछ इलाकों में कराया गया कि इतना धड़ाधड़ ज़बरदस्ती कैसे खोला गया। एक प्रोटोकॉल था, एक SOPs थी, जिस तरह आना है, मास्क लगाना है और एहतियात के साथ आना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। दुकानों पर जो अफराद फ़रोख्त करने वाले उनके लिए भी SOPs थी, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया गया था। और इसी वजह से जो जैसे ही कोरोना ये फैला तो उससे लेकर अब तक जो है 2762 अफराद जो वो सिंध में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 1690 का ताल्लुक जो है वो कराची से है, 204 का हैदराबाद से, जबकि सक्खर का 341 अदाद शुमार तक पहुंच चुके हैं और जो है 61 अमवात हो चुकी हैं। इसके अलावा रोजाना की बुनियादों पर जो है केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं। और 26,000 देखिए, रोजाना की बुनियादी पर बात की जाए तो कराची के सिर्फ 3 अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल है, डॉ और इंडेक्स अस्पताल जो कि सरकारी लेवल पर हैं, यहाँ पर जो टेस्ट किए जा रहे हैं, और सिंध के 2 अलग सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर किए जा रहे हैं। तो तमाम मिलाकर 2000-3000 से ज़्यादा जो है वो रोजाना टेस्ट किए जा रहे हैं, 2 और 3 के दरमियान किए जा रहे हैं, लेकिन वो भी इंतहाई कम है। और इसी तरह रिपोर्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो 200-250 अफराद जो है वो रोजाना जो है कोरोना का शिकार हो रहे हैं। मजीद सख्तियाँ जो है वो करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से इसकी रोकथाम मुमकिन हो सकेगी, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि ये इस तरह आदाद शुमार कम हो सके, क्योंकि रोजाना की बुनियादों पर 200 से ज्यादा अफराद का कोरोना में मुब्तला होना तशवीशनाक सूरत हाल है। और कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में अभी भी 15 से 20 हर अस्पताल में जो कोरोना के जो मरीज हैं वो जेर इलाज हैं, जिसमें सिविल अस्पताल है, जिना अस्पताल है और ओजा अस्पताल जो है वो शामिल है। और ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो टेस्टिंग कैपेसिटी है पंजाब भर में वो कितनी है, कितने टेस्ट वहां पर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर ओवरऑल पूरे मुल्क की बात करें तो तकरीबन 5386 टेस्ट जो है वो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान किए गए हैं। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें तो तकरीबन 2000 या 2200 तक जो है वो टेस्ट पंजाब में हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट भी आया था और उनका ये कहना था कि हम इस माह के आखिर तक कोशिश करेंगे कि ये कैपेसिटी जो है वो 10,000 तक ले जाएं। लेकिन अभी तक पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो 24 घंटों में 5300 टेस्ट बता देगा। लोग फॉलो कर रहे हैं इस वक्त या लोग घरों से बाहर हैं? हुसैन जी बिल्कुल, पंजाब में जो है वो दीगर शहरों की तरह पंजाब जो दीगर सूबे हैं उनकी तरह पंजाब में भी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है। जब लॉकडाउन में नरमी हुई है लेकिन लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे और सड़कों पर जो है वो उसी तरह हम देख रहे हैं रश जिस तरह पहले आम दिनों में होता था। गुज़श्ता दिनों हमने इस्लामाबाद की हम सूरत हाल हमने वाजे की कि वहाँ पर एक लंबी लाइन जो है वो लग गई थी गाड़ियों की जो है। जी सही है। तो इब्राहिम, क्या यही सूरत हाल सिंध में भी है? क्योंकि सख्ती तो यहाँ पर बहुत की जा रही है, लोगों को रोका भी जा रहा है, लोगों को समझ में आई है। वेरी क्विकली इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल हुकूमत सिंध की जानिब से सख्ती बहुत की जा रही है। और आपको पहले बताते चलें कि तारीख में ऐसे लगे कि पहली बार ऐसा किया गया कि जो महकमा दाखिला की तरफ से जो पाबंदी आयद की गई है डबल सवारी पे, वो पुलिस एहलकारों पर भी लगाई गई है और सहाफ़ियों पर भी लगाई गई है। और ऐसी भी बात की गई है कि कोई मर्द अपनी ख़वातीन को भी साथ लेकर नहीं जा सकता। तो ये पाबंदी जो है वो सख्त ही कहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और ख़वातीन के साथ भी जा रहे हैं और डबल सवारी पे भी जा रहे हैं। तो पुलिस एहलकार भी डबल सवारी पे जा रहे हैं। की जरूरत होगी कि हुकूमतें जितना कर रही हैं वो इस वक्त काफ़ी है। बहुत ज़्यादा अहम बात यह है कि हमें उसका साथ देना है, हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे। इब्राहिम रिंद, आपने हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप लोग फील्ड में मौजूद हैं, हाई रिस्क पर होते हैं, तो अपने प्रिवेंटिव मेजर्स भरपूर तरीके से लीजिएगा। कोरोना वायरस से महफूज कैसे रहना है, क्योंकि अगर इस तरह अगर हमने गफलत बरती तो मुश्किलात संगीन होती जाएंगी। हम अपने लिए सिर्फ मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए हम मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर आमिर जाफरी साहब। वेलकम टू द शो, जो कि बायोएथिसिस्ट हैं, सेंटर ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स एंड कल्चर SIUT से इनका ताल्लुक है, जो कि एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जो कि बायोएथिक्स पे काम कर रहा है। उसके साथ साथ डॉक्टर आसिफ लोया भी मेरे साथ मौजूद है, मेडिकल डायरेक्टर शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और खुबैब कयानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और हिना ख्वाजा भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर अदाकारा हैं। तो तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे कि प्रोफेसर आमिर साहब, अब ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, एकदम से टर्न आया है, लॉकडाउन में रिलीफ मिला, ये उसकी वजह से है या लोगों को जो है ना वो समझ में अभी भी बात नहीं आ रही है? वजह क्या है इसकी जो हम नंबर ऑफ केसेस में एकदम इजाफा देख रहे हैं?
तो रमशा साहब, ये जो ट्रेंड है ये दुनिया भर में ऐसे देखा गया है कि पहले एक स्लोली चढ़ता है ग्राफ, फिर एक साथ स्पाइक करता है, और यही हमारी अथॉरिटीज़ भी बता रही हैं कि अगले चंद हफ्तों के अंदर यू कुड एक्सपेक्ट कि इससे कहीं ज़्यादा जाएगा ये। ठीक है। उसकी एक वजह यह है कि वो सामने आ रहे हैं केसेस, जो चीज़ें कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी है, और 50% से ज़्यादा लोग हम अपने आप को एक दूसरे को लगा रहे हैं, और वो जो लगा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, और दूसरे टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं। सो सामने भी ज़्यादा आ रहे हैं और टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये जो हमारा जो अपसर्ज है ये अभी और ये बढ़ेगा। अब आप ये पिछले चंद दिनों से देखिए कि नंबर ऑफ पीपल जो कि ऐड हो रहे हैं इस ग्राफ में, ये बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल जो सिक हैं, यानी कि जो ICUs वगैरह के अंदर, क्रिटिकल के अंदर जो आ रहे हैं, वो भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ बढ़ेगी, और अमवात भी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसे ही। खुबैब कयानी भी मेरे साथ मौजूद हैं। खुबैब, ये बताइएगा कि जो ओवरऑल सिचुएशन है इसमें हो क्या रहा है कि अब लोग इतने ज़्यादा दिन घरों में बंद रह चुके हैं, और अब एक स्ट्रेस की जो ना फीलिंग आना शुरू हो गई है कि बस अब ये कब खत्म होगा और अब हम कब घरों से बाहर निकलेंगे। अभी कोई सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार आगे क्या होना है। तो इस वक्त इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं खुबैब? देखें जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन इस सिलसिले में अवेलेबल है वो सारी की सारी हमारे पास होनी चाहिए। वो क्या है? वो यही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है, कम से कम अपनी मूवमेंट करनी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो घर से बाहर निकलना, तो लोगों से कम मिलना है, और अगर मिलना भी है तो आपको एक ख़ास डिस्टेंस जो कि 2 मीटर है या 6 फुट का डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना है। और जब भी घर से वापस आना है आपने, तो आपको अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस जो है वो इस वजह से है, ज़्यादा लोगों के अंदर इस वजह से है कि पहले उनके पास एक प्लान हुआ करता था कि आज का दिन किस तरीके से गुजरना है, और अब जब लोग इस नई रूटीन के अंदर गए हैं, अपने घरों के अंदर रहना शुरू हुए हैं, तो लोगों ने अभी तक कोई प्लान्स बनाना नहीं शुरू किए। उनको नहीं समझ आ रही कि हम घर की जो रूटीन है, सुबह उठना है, घर के अंदर है, और रात तक हमें घर में ही रहना है। तो वो समझ रहे हैं कि शायद इस तरीके से कुछ चलता रहेगा। ऐसे नहीं करना, बल्कि उनको चाहिए कि वो अपने घरों के अंदर कुछ प्लान्स बनाएं कि आज के दिन में उन्होंने क्या क्या करना है। जब उनके पास एक प्लान होगा किसी भी दिन को गुजारने के लिए, तो दे विल हैव मेंटल बिजनेस, और उस मेंटल बिजनेस की वजह से वो क्या करेंगे कि वो उनका जहन जो है, ये बैठे बैठे जो हमारे जहन में ख्यालात आ रहे हैं, कुछ ख्यालात ऐसे हैं जिनके बारे में कोरोना वायरस का अगर फिल वक्त कोई इलाज मौजूद नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हम एहतियात कर सकते हैं। तो हमें इस तरह के ख्यालात से परेशान होने के बजाय जब हम अपने लिए कुछ प्लान्स बनाएंगे कि आज का दिन जो है इसका आगाज़ ऐसे होगा, इतने बजे होगा, हमें सोशली इस तरीके से ग्रो करना है, हमें घर के अंदर बैठे हुए इंटेलेक्चुअली इस तरीके से ग्रो करना है, हमें फैमिली के तौर पर इस तरीके से ग्रो करना है, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज बनाएंगे। मैं अपने क्लाइंट्स को जो मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि आप रोज़ाना की कम से कम 10 से लेके 15 माइक्रो विन्स, छोटी छोटी विन्स जो हैं, छोटी छोटी जीतें जो हैं, वो अपनी डिज़ाइन करें। वो आपके सोशल एरिया के अंदर से भी हो सकती हैं, वो आपके फैमिली एरिया के अंदर से भी हो सकती हैं, एकेडमिक एरिया के अंदर से भी हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल एरिया के अंदर से भी हो सकती हैं। छोटी छोटी जीत जो आपने 15 के करीब जो है वो अचीव करनी होती है एक दिन के अंदर, तो ये आपको बिजी रखेंगी और उस स्ट्रेस के अंदर नहीं जाने देंगे जिस स्ट्रेस से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे मजीद भी टिप्स लेंगे। हिना ख्वाजा भी मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो हिना साहबा। आप सबसे पहले तो ये बताइए कैसी हैं, और दूसरी बात है कि जिस तरह से खुबैब कह रहे हैं कि हमने अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है, आपका क्वारंटाइन टाइम कैसे गुजर रहा है, क्या कर रही हैं आप उसमें? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, टाइम जो होता है ना, उसकी आजकल वैसी बड़ी किल्लत रही है। मेरा ख्याल है कि आप हर चीज़ को 2 नज़रिए से देख सकते हैं। कहते हैं ना, हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। अगर आपके पास अभी ये वक्त है जो कि आपको नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं मिलता, मेरी जिस तरह की रूटीन होती है, सुबह निकलते हैं, रात को घर आते हैं, तो इतना वक्त भी नहीं होता कि फैमिली के साथ गुजार सकें। ठीक है, ये समझ में आता है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपने रोज़गार की फिक्र हो रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, डेली वेजेस में मेरे से लोग भी आते हैं, क्योंकि अदाकार जितना काम करता है उतना ही उसको मुआवजा मिलता है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को अपने हवासों पर सवार कर लेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये हम कहते हैं जी, नागहानी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, लेकिन अगर हमारा वाकई ये ईमान है तो फिर हम इतने गैर जिम्मेदार क्यों हो गए हैं? जो वक्त हमें मिल रहा है उसको हम प्रोडक्टिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं घर पर हूँ, बहुत सारे ऐसे काम हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप सोचते हैं जी मुझे अलमारियाँ ठीक करनी है एज अ हाउस वाइफ, बहुत सारे वो काम है जो आप कर सकते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने किचन में वक्त गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ वो वक्त गुजार रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, जो शायद हमारी जनरेशन के बाद अब कब हो गया था।
तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, फिर आप प्लान कर सकते हैं। मेरे अपने हस्बैंड इस वक्त घर से काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी कर रहे हैं एक और यूनिवर्सिटी के साथ जो बाहर है। तो आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि ज़ाती तौर पे जो मुझे मौका मिल रहा है कि हम लोग अपनी नमाजें बड़ी जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता, अपने फराइज पूरे कर लेते हैं और बस। लेकिन अब ये वो महीने थे, आप देखिए कि जिन्हें हम मानते हैं बहैसियत मुसलमान के, जी रजब, शाबान, रमज़ान, ये बड़े मुबारक महीने हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि आप थोड़ा सा इसको वक्त को इस्तेमाल करते हुए इबादत कर सकें, आप कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करें, उसको समझना शुरू करें, एक किताब की तरह पढ़ें, क्योंकि आपके पास आज वक्त है। अपना टाइम टेबल बना लें, जी इतने से इतने बजे मैंने ये करना है, इतने से इतने बजे मैंने ये करना है, तो आप ज़हनी तौर पर भी ज्यादा सेहतमंद रहेंगे, जिस्मानी तौर पर भी रहेंगे। आई एम सॉरी, आई डू नॉट बिलीव। सही बात है, और समझने का वक्त हमें मिल गया है। सही कह रही है ना, बिल्कुल, कि ये समझने का जो हमें वक्त शायद नहीं मिला कभी जिंदगी में, तो आज अल्लाह ताला ने जो आपको वक्त दे दिया उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए। डॉक्टर आसिफ लोहिया साहब, जो मैं आपसे पहले सवाल कर रही थी कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है, हालात आपको लगता है कि काबू में हैं या हालात इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस में जिस हिसाब से इजाफा हो रहा है, क्या इसकी सिर्फ एक यही वजह है कि टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर दी गई है या ग्राउंड रियलिटीज कुछ और भी हैं? इस वक्त हालात जो हैं वो कुछ केसेस जो हमारे हैं वो जो इंक्रीज़ का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। एवरी डे कोई अबाउट 400-450 केस आप देखते हैं जो नए आपको सामने आपके आते हैं। तो उस हिसाब से आप देखें तो नंबर्स तो बढ़ रहे हैं। जो पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि जी 25 अप्रैल तक आपके केसेस काफ़ी सारे बढ़ जाएंगे, वो ऑब्वियसली उसको फिर रीकैलकुलेट किया गया है। और अब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी स्पीच में अपने बताया कि जी तकरीबन 15 मई तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केसेस और बढ़ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। सो उस हिसाब से तो आप देखें तो केसेस डेफिनेटली हम देखेंगे कि अगले 2-3 हफ्तों में नंबर्स बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। दूसरा जो उसमें एक जो मेजर पार्ट जो प्ले कर रहा है वो ऑब्वियसली टेस्टिंग का है। टेस्टिंग की कैपेसिटी हमारी काफ़ी बढ़ गई है। शौकत खाना में भी टेस्टिंग हो रही है, गवर्नमेंट के अस्पतालों में भी टेस्टिंग हो रही है। और आजकल स्पेशली शौकत जो हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है जिसको पूल टेस्टिंग कहते हैं। पूल टेस्टिंग में ये होता है कि आप 6 सैंपल्स हम लोग जो करते हैं वो एक साथ उसको लेते हैं, अगर वो सारे नेगेटिव हैं तो वो सब नेगेटिव हैं, अगर उनमें से कोई एक पॉजिटिव आता है तो फिर हम उसको इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं। उससे ये होता है कि आपकी जो टेस्टिंग कैपेसिटी और आपका जो टर्न अराउंड टाइम है टेस्टिंग का वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखें तो टेस्टिंग की कैपेसिटी काफ़ी आपकी इंक्रीज़ हो गई है मुल्क में भी और बाकी जगहों पे। इसके अलावा आपने देखा कि काफ़ी सारी किट्स हमें चाइना से भी मौसूल हुई हैं जो कि अब गवर्नमेंट को भी दी जा रही हैं, कुछ ऐसे इदारों को दी जा रही है जो आगे फ्री टेस्टिंग करते हैं। जैसे शौकत खाना में वहाँ पे हम जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सैंपल्स आते हैं या हमारे अपने पेशेंट्स जो हमने कैंप लगाया हुआ है कोरोना के लिए उसमें आते हैं तो हम फ्री टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें वो इस्तेमाल की जा रही है। तो ऑब्वियसली टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा अमल है और दखल है इस चीज़ के अंदर जिसकी वजह से आपके नंबर्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिटी स्प्रेड इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा हो गया है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि प्ले कर रहा है इस चीज़ के अंदर। पहले आपके मोस्टली वो लोग थे जो बाहर से आ रहे थे, अब आपकी कम्युनिटी के अंदर ये दाखिल हो गया है और लोगों को एक दूसरे से लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक घर में हो गया या किसी एक मोहल्ले में हो गया या दोस्तों में हो गया तो उसके अंदर से भी वो स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से कहा जाता है कि एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, दूर रहें, घर पे रहें, कम से कम 6 फीट का फासला रखें एक दूसरे से, और हैंड सैनिटाइज़र्स का, हाथ धोने का बहुत ज़्यादा अमल जो है वो जारी रखें। सही है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, ये सारी एहतियात हमें यकीनी तौर पे करनी है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो सिचुएशन है नंबर ऑफ केसेस में इजाफा होने के बाद यकीनी तौर पर जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। अब जब लोग वैंट्स पे जाएंगे, अल्लाह ना करे कि इसकी तादाद में इजाफा हो, तो बेड्स की कमी भी होगी, वैंट्स की कमी भी होगी। किस तरह इस प्रेशर को बैलेंस करना होगा आगे जाके? यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी प्लानिंग के लिए, और क्योंकि हमको कुछ हफ्ते मिल गए थे इसको प्लान करने के लिए और दुनिया के मुख्तलिफ और ममालिक के हमने के अंदर जो कुछ हुआ वो देखा, उस हिसाब से प्लानिंग अच्छी हो रही है। सो पहली चीज़ जो थी, इसमें 2 फेजेस थे। पहला फेज़ ये था कि जो आपके हेल्थ वर्कर पहले जा रहे हैं, और हेल्थ वर्कर्स से मुराद वो जिनको आप कहती हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो कि जंग लड़ रहे हैं कोरोना से, तो उनकी तैयारी
उनको भी इक्विप करना था ना। आप जब फौज को भेजते हैं जंग के लिए तो तैयार करके भेजते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे तो डॉक्टर्स और नर्सेज निहत्ते गए हैं, तो अब उनके पास पीपीईज आए हैं, मास्क आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बगैर उनको प्रिपेयर किए हुए भेजना मतलब था कि वो भी मारे जाएंगे। और आपने कितने डॉक्टरों को देखा है, नर्सों को देखा है, पैरामेडिक्स को देखा है, जो बीमार, और एक बंदा बीमार होता है तो वो तो क्वारंटीन में चला गया, अगर वो सिक ज़्यादा भी नहीं हुआ वो क्वारंटीन में चला गया, हमारी वर्क फोर्स कम हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये थी। मगर जैसे अब सर्ज बढ़ता जा रहा है, हमारे दबाव जो अस्पताल के मरीज़ है ना, 80-85% लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती। खुदा का शुक्रिया है कि ये मरीज़ घर पे इससे सेहतयाब हो सकते हैं आम इलाज के साथ। ठीक है। जो 15-20% होंगे जो कि सिक होते हैं, उनमें से भी ज़्यादातर ऐसे होंगे जो कि आईसीयू की ज़रूरत नहीं होगी उनको, मगर उनको अस्पताल के अंदर रखने की ज़रूरत होगी। उनको ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फेफड़े काम नहीं कर रहे होते हैं, कम काम कर रहे होते हैं, सो उनको अस्पताल में रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद बहुत कम परसेंट है जो इस वक्त अबाउट 40-50 लोग हैं पाकिस्तान में जो कि क्रिटिकल कहलाते हैं, जो आईसीयूज़ के अंदर है। हमारी पहले ही हेल्थ कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल मतलब बॉर्डर लाइन पे होती है, एडिक्वेट कभी नहीं होती नॉर्मल टाइम्स के अंदर। और इस सर्च के साथ तो जब अमेरिका और बरतानिया बड़े हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गए इस वक्त, बिल्कुल जब वो कोलैप्स कर गए तो हमारा क्या बनेगा। तो इसकी तैयारी बड़ी अच्छी होती चली आ रही थी कि हमारा वो, और अल्लाह ताला ने हमको टाइम भी दिया कि हम ये कर सकें कि अब हमारे पास कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ी है, मगर और उसके साथ हमारी ट्रेनिंग हुई है। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग और के खौफ के साथ ना जाएं, तैयारी के साथ जाएं। ठीक है। सो आईसीयूज़ के अंदर ये यकीनन वक्त आएगा कि क्योंकि बड़े बड़े हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गए, तो हमारे में भी ये वक्त यकीनन आ सकता है। और जिससे बात हो रही है मई की, जिसके अंदर ये बढ़ेगा ग्राफ, तो उस वक्त सवाल ये पैदा होगा कि किसको दाखिल करें, किसको ना दाखिल करें। 4 आईसीयू के बेड हैं और 70 मरीज़ हैं, तो किसको दें? क्या वो 24 साल के बच्चे को दें या 70 साल के आदमी को दें जो पहले आया था? अभी तक तो ये होता है ना, जो पहले आता है उसको पहले बेड मिलता है, दुनिया भर में ये होता है बेड्स के साथ। मगर अब हमको ये डिसीजन, ये मॉरल डिसीजन लेने पड़ेंगे, ये वैल्यू डिसीजंस हैं कि मेडिकली तो इन दोनों को ज़रूरत है, इन चारों को ज़रूरत है, 50 बंदों को ज़रूरत है, मगर हमारे पास 4-5 बेड हैं, तो हम उनमें से किन लोगों को दें? मर्दों को दें, औरतों को दें, यंगर को दें, ओल्डर को दें, किसको दें? तो ये गाइडलाइंस इस तरह की ज़रूरत होती है। दुनिया भर में इस तरह की गाइडलाइंस बनी है। वो देखते हुए हमारे सेंटर ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स एंड कल्चर SIUT ने भी ये गाइडलाइंस बनाई हैं। सो ये गाइडलाइंस जो कि हुकूमत पाकिस्तान के पास भी है, नेशनल बायोएथिक्स कमेटी ने भी उनको अप्रूव किया हुआ है। ठीक है। इसके हिसाब से हर अस्पताल को, इंस्टीट्यूशन को अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs बनाने होंगे कि हमारे पास ये कैपेसिटी है और ये इतने हमारे पास, अगर मरीज़ हमारे से ज़्यादा आते हैं तो हम किन पैरामीटर्स पे बेड देंगे। उसमें एज शामिल होती है। ये गाइडलाइंस जो है US से, UK से और वेरियस यूरोपियन कंट्रीज से उनके एक्सपीरियंस को देख के बनाई गई हैं। उसमें एज शामिल होती हैं, मरीज़ों की अपनी जो और कोमोबिडिटीज़ हैं, जो और बीमारियाँ थी जो उनके साथ, कि ऐसे मरीज़ को की मदद किया है जिसकी हम एक्चुअली मदद कर सकते हैं। सिर्फ पहले आने वाले की मदद का मतलब शायद उसकी मदद ना की जा सके, मगर चूंकि एक और यंगर आदमी है जो कि हेल्दियर भी है, उसके चांसेस बचने के ज़्यादा हैं। देयरफॉर उस पर वो वेंटिलेटर लगाया जाए अगर लगाने की ज़रूरत पड़े। सही है। तो ये SOPs को भी यकीनी तौर पर, क्योंकि आगे चूंकि जिस हिसाब से हालात होने हैं, तो ऑलरेडी पैरामेडिक्स को या डॉक्टर्स को या जितनी हैं मेडिकल एसोसिएशंस को, उसके ऊपर बैठ के फोकस करना होगा कि आगे इससे हमें कैसे निपटना है। हम भी चूंकि ब्रेक में की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक तो इस चीज़ के बारे में खास तौर पर बात करेंगे कि लोगों को बारहा बताया जा रहा है एहतियात के बारे में, लेकिन अभी भी एहतियात नहीं कर रहे हैं। और ये वायरस फिर अगर एहतियात ना की जाए तो हमारे घरों में कैसे दाखिल हो सकता है, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एहतियाती तदाबीर एक तो रोज़ाना बताई जा रही हैं, लेकिन उस पर एक तो अमल दरामद नहीं हो रहा, और दूसरी बात ये घर में हमारे कैसे आएगा, इस पर भी मैं ज़रा डॉक्टर से बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले खुबैब, बारहा बताने के बावजूद लोग अमल नहीं कर रहे, नफ्सियात क्या है लोगों की? क्या इंतजार कर रहे हैं कि जब ये पेंडेमिक शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, नंबर ऑफ केसेस या अमवात की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, इटली, अमेरिका, चाइना की तरह, तब हमें समझ में आएगी? देखें, इसमें लोग जो है वो एक तो उनको लग रहा है कि ये रूटीन बन चुकी है पिछले, क्योंकि 3-4 हफ्तों से अपने घरों में बंद हैं, तो उनके अंदर एक जहन में उनके आ रहा है कि शायद ये रूटीन है और अब हम बाहर निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और जब हम आदाद शुमार को देखते हैं तो 65% केसेस जो हैं वो अब मकामी तौर पर मुंतकिल हुए हैं, मतलब हम लोगों की बेहतियाती की वजह से मुंतकिल हुए हैं। तो एक तो लोग रूटीन की वजह से करना शुरू हो गए हैं, दूसरा
इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे लोगों को नफ्सियाती तौर पर इंडिविजुअल इनफरादी ज़िम्मेदारी जो है उसको समझना होगा। इस सारे केस के अंदर हमारे लोगों की नफ्सियात के अंदर ये चीज़ शामिल है कि कोई भी इस तरह का वाक़या होता है, कोई भी इस तरह का इवेंट आता है, तो उसमें गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के इदारों को जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो पूरा करना चाहिए। लेकिन हमारे लोग कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को अप्रोच नहीं करते या कम अप्रोच करते हैं कि किसी भी इस तरह के वाक़े में हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, इनफरादी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, उनको भी निभाना चाहिए। इस केस में हम सबकी इनफरादी ज़िम्मेदारी ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, अपने घर से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाएं। तो जब तक हम इस इनफरादी ज़िम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक हम इन एहतियाती तदबीर को जिस तरीके से कही जा रही है उनके ऊपर अमल नहीं करेंगे। सही। तो है ना, ये जो हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने खुबैब से भी कहा कि जब तक हमारे कोई करीब में इफ़ेक्ट नहीं होता या कोई मरता नहीं है तब तक शायद हम उस चीज़ का अंदाज़ा, उसकी जो ना सिवियरिटी का अंदाज़ा नहीं लगाते कि किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है। तो अभी भी लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। किस तरह का इन्वायरमेंट आप अपने आसपास या अपने सर्कल में लोगों को देख रही हैं? देखिए, इसका ताल्लुक अनफॉर्चुनेटली तालीम याफ्ता होने से भी नहीं है। बहुत सारे लोग बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं 12 लोगों से कह रही हूँ कि आप, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये बात कहना पड़ेगी कि आपको बात बार बार समझाई जा रही है कि ये चीज़ एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है। आप इससे सिर्फ एक ही तरीके से सकते हैं कि आप अपने आप को डिस्टेंट रखें और वो एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें जो कही जा रही हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि क्या नमाज घर में नहीं पढ़ी जाती? आप बज़िद होकर एक चीज़ के पीछे पड़ गए हैं जबकि पूरी दुनिया में ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। उसी तरह से लोग ये समझ रहे हैं कि अगर ज़रा सा लॉकडाउन खुला है और हुकूमत ने आपको रियायत दी है तो चलें जी, आउटिंग का मौका मिल गया है। ये चीज़, ये सोच जो है, ये तभी ख़त्म होगी जब हम जिम्मेदारी को उठाना शुरू करेंगे। छोटी सी बात है, हम बार बार मजहब को बीच में लेकर आते हैं। बहुत छोटी बात है कि क्या आप चाहते हैं कि आपको ये कहा गया ना कि आप अपने लिए वही पसंद करें जो आप दूसरे के लिए पसंद करेंगे, दूसरे के लिए वो पसंद करें जो अपने लिए पसंद करेंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके घर में कोई बीमार हो जाए? अगर आप खुदा ना खासा अल्लाह करे ना बीमार नहीं भी होते तो आप एक कैरियर होते हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग वैसे ही सेहत के तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो खतरे में आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें सोचने की हैं। मैं अब घर बैठे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कम से कम अपने इर्द गिर्द लोगों को गाइड कर सकती हूँ। मेरी ये कोशिश रही है कि हमारे जो फोर फ्रंट पे हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स और मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेज हैं, उनकी पीपीई किट्स हम चले पैसे इकट्ठा कर लें, चले हम राशन के लिए पैसे इकट्ठा कर लें। जिन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिन इदारों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके लिए हम घर बैठे भी काम कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बल्कि आई वुड से कि आप सोशली डिस्टेंट नहीं हैं, आप फिजिकली डिस्टेंट हुए हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, कोई बेहतर सोच लेकर आए। बिल्कुल, इस टाइम को बेहतर बनाने का जो है ना वो इस वक्त मौका ढूंढने के किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी हिना ने भी बात की, डॉक्टर आसिफ, के हमारे यहाँ लोगों ने लॉकडाउन में रिलीफ को थोड़ा सा ये समझ लिया कि अब आउटिंग हो सकती है। अब हो क्या रहा है कि बच्चों को भी बिठाया बाइक के ऊपर, गाड़ी में, और उसके बाद निकले और घरों से बाहर निकल गए, फिर सामान लिया और वापस आ गए। एक ही हेलमेट घर के लोग मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाइक भी एक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है बार बार आपका निकलना, और फिर अगर आपको निकलना पड़े तो किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना पड़ेगा? डॉक्टर आसिफ जी, देखें, इस चीज़ का तो आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी वजह से कंटिन्यूसली यही कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके घर में रहें। और अगर आपको घर से निकलना भी पड़ता है या कोई ग्रोसरी लेने जाना पड़ता है या किसी काम से जाना पड़ता है तो एक अफराद निकले, कम से कम निकलें, हफ्ते में एक दफ़ा निकलें। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ख़रीदारी करने जाना है तो आजकल तो काफ़ी सारे स्टोर ऑनलाइन शॉपिंग करके या होम डिलीवरी भी आपको देते हैं। इवन आपके मोहल्ले के जो स्टोर्स हैं वो भी होम डिलीवरी देते हैं, तो उसको इस्तेमाल करें, वो भी बहुत डॉक्टर आसिफ, यहाँ तो 1 किलो आलू लेने के लिए 5-5 खवातीन जा रही हैं बाजारों में। मसला तो एग्जैक्टली, सो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको निकलना पड़ता भी है तो एक शख्स निकले, जितना कम हो सके हफ्ते में एक दफ़ा निकलें। अगर आप स्टोर में जाते हैं तो स्टोर में जाके आप कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस रखें एक दूसरे के बीच में, और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो 70% अल्कोहल से बना होता है उसका कसरत से इस्तेमाल करते रहें। जब भी आप किसी चीज़ को टच करें या जब आप ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकलें ख़रीदारी करके तो फिर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें।
जब आप घर पे वापस आएँ तो मेक श्योर करें कि घर पे आके आपने हाथ को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कसरत से करते रहें। इसके अलावा अगर आप काम करने वाले अफराद हैं, आपको किसी ऑफिस में जाना पड़ता है या आप हेल्थ केयर से आपका ताल्लुक़ है, तो कोशिश ये करें कि जितनी भी मीटिंग्स वगैरह हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आजकल हर मीटिंग हो रही है, जो कि बड़ी आराम से हो सकती है और उसमें बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन व्हाट्सएप के ऊपर आप ये कर सकते हैं। तो ये तो, और मेरे ख्याल में आजकल कोई ऐसा आदमी नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है पाकिस्तान में जिसके पास स्मार्टफोन ना हो, तो वो अब बिल्कुल आराम से इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है और अपने आप को दूर रखा जा सकता है। यही तरीके हैं, अगर आप अपने आप को दूर रखेंगे और बचेंगे तो आप अपने घर वालों को भी महफूज रखते हैं, अपने दोस्तों को भी रखते हैं और अपने, सबसे बड़ी बात, आपकी जो ज़ईफ़ माँ बाप या आपके जो बूढ़े लोग हैं घर में, उनको महफूज रखते हैं, बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं इस वक्त। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोफेसर साहब के जो लोग रोजाना घरों से बाहर जा रहे हैं, जिनकी मजबूरी है काम ऐसे करें, फॉर एग्जांपल हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर कैमरा पर्सन और डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, तो जो लोग घरों से बाहर जा रहे हैं वो घर में दाखिल भी हो रहे हैं, उनके हाथ में कीज भी हैं, वो लॉक्स को टच भी कर रहे हैं, तो ये जो बाहर से आने के अंदर तक का सफर है उसमें किन किन चीज़ों को हमें रोजाना साफ करने की ज़रूरत है और फिर एहतियात कैसे करें? जैसे आई जस्ट डू अ प्रैक्टिस कि मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ फौरी तौर पर तो मेरे हाथ में कीज़ होती है, सो आई वॉश दैम, मैं अपना मोबाइल फौरी तौर पर सैनिटाइज कर लेती हूँ हाथ धोने के बाद। तो हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को साफ करें, लॉक, सैंडल्स वगैरह? ये जो आप जो तदाबीर बता रही है बहुत सेंसिबल, कॉमन सेंसिकल चीज़ें, बिल्कुल वही एग्जैक्टली करना चाहिए। जिस चीज़ से आपका कांटेक्ट हुआ है, आपके हाथ छुए, कहीं ना कहीं ज़रूर छुए होंगे, हैंडल छुआ है, गाड़ी का हाथ छुआ है, दरवाज़ा नॉब छुआ है, लिफ्ट का बटन दबाया, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली, तो अपने हाथों को धोना है अच्छी तरह से। वही 20 सेकंड काफ़ी लंबा वक्त होता है, लोग 5 सेकंड में फारिग हो जाते हैं। 20 सेकंड सिंसियरली अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए। उसके साथ साथ जो चीज़ें आप हैंडल करती हैं उनको सैनिटाइज़ करें या साफ़ करें या धोएं। जो शॉपिंग भी करके बाहर से लेके आती है ना, अगर आप केले भी खरीद के लाएं तो केले धो लें, छील के खाते हैं अंदर से, मगर ऊपर का तो सरफेस टच करते हैं ना हम लोग, और किस किस ने टच किए वी डोंट नो। सो एक वायरल लोड की बात होती है, अगर अस्पताल से कोई आ रहा है तो उसका वायरल लोड कहीं ज़्यादा हो सकता है एक्सपोजर का, तो उसको कहीं ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ बाहर जाके 1 किलो आलू ख़रीद के लाए हैं तो फिर आपका एक्सपोजर के चांसेस बहुत कम है। सो इरैशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर रैशनली जो नॉर्मली चीज़ें कर सकते हैं कि हाथ धोएं, सैनिटाइज़ करें, सर्फेसेस जो हैं ब्लीच के साथ साफ कर सकते हैं, जो आम अवेलेबल होती है उसके साथ साफ करें, उसके बाद उसको। अच्छा, कह रहे हैं कि बाहर जब जाएं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जैसे बाजार वगैरह आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो क्या उन ग्लव्स को दोबारा भी धो के इस्तेमाल किया जा सकता है या उनको डिस्कार्ड कर दें? देखिए, ये डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं, ये डिस्कार्ड करने ही के लिए होते हैं, और जो ये दोबारा इस्तेमाल करना, उसको धो के दोबारा इस्तेमाल करने में उनको पहनना भी मुश्किल होता है, सब चीज़ें होती हैं, इसलिए उसको फेंक दें। और अक्सर जगहों पे ग्लव्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ हाथ धो ले। आप ख्याल रखें कहाँ छूना, जिस तरह मैं मेज़ पे बैठा हूँ, मैंने ये शीशे की मेज़ को नहीं छुआ है, कॉन्शियस एफर्ट है, क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटी यही होती है, फिर छू के फिर हाथ मुंह पे चेहरे पे लगाता है, ये आई एम मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट पूरे दौरान में कि ना छूऊँ मैं, मगर फिर भी इसीलिए जैसे ही घर जाऊँगा मैं हाथ धोऊँगा, मुँह धोऊँगा कि मैं एक्सपोजर में। फैब्रिक जो है उसके ऊपर अभी तक ऐसा कोई स्टडीज़ नहीं आई है। न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन की स्टडी थी अबाउट सर्फेसेज, वो 3 दिन तक मेटेलिक सरफेस या ग्लास सरफेस के ऊपर रह सकता है वायरस, और कार्डबोर्ड के ऊपर तकरीबन 24 घंटे तक रह सकता है। सो फैब्रिक के ऊपर अभी तक कोई ऐसी तहकीक नहीं है कि कितनी देर तक रह सकता है, मगर घर जाएं कपड़े चेंज कर लें, एहतियात उसमें क्या मसला है, कपड़े चेंज कर लें, हाथ मुंह धो लें। सही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मैं खुद बड़ी एहतियात बरतती हूँ, डॉक्टर साहब के लिए भी यहाँ पर सैनिटाइजर अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ बैठ के आप तक चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं, हम खुद मेक श्योर करते हैं कि रोज़ाना घरों से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि काम करने के लिए आ रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन हम सबको लेने की ज़रूरत है, और हम सब कर रहे होते हैं, जितने कैमरा पर्सन, जितने टीम मेंबर्स होते हैं वो सब मास्क में होते हैं, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप समझें इस चीज़ को। एक और बड़ा मसला खुबैब ये होता है कि जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि हमें चीज़ों को टच नहीं करना, और अगर टच कर भी लिया है तो मुंह पे हाथ नहीं लगाना, नाक पे, आंखों को टच नहीं करना, लेकिन अगर हम मास्क भी पहन लेते तो बार बार उसको ठीक करते रहते हैं, ये जो है ना वो नफ्सियात है हमारी। तो कैसे कोई जान छुड़वा सकते हैं इन सारे तरीकों को कि ना करें ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे इसको एक्सरसाइज करें? देखें जी, इसमें तो आसान तो नहीं है ये बिल्कुल भी कि आप एक नई रूटीन जो है, क्योंकि हम अक्सर आजकल अपीयरेंस जो है, अपनी बॉडी इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं हम, और हमेशा पूरा दिन जो है हम मोबाइल के अंदर या शीशा के मिरर के अंदर जहाँ पे भी मौका मिलता है हम अपने आप को देखने की, संवारने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इस वक्त खूबसूरत नज़र आने का, अपने आप को खूबसूरत दिखाने का जो प्रेशर है इंसानों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हम अपने फेस को बार बार टच करते हैं,
लेकिन अभी नई चीज़ आई है, इसमें अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ देर कॉन्शियसली अपने आप को ये बताएं कि हमें अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को ख़ास तौर पे टच नहीं करना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत डेवलप होगी। मेरा ख्याल है इसमें फौरी तौर पर हम नहीं कह सकते कि किसी भी फ़र्द के अंदर ये फ़ौरन से जो है ये आदत डेवलप हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप अपने आप को रिमाइंड करवाते रहें, आप एक फैमिली के अंदर हैं तो फैमिली के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आपस में जब देखें किसी को तो वो उनको रिमाइंड करवाएं। तो बेसिकली हमें सोशली एक दूसरे का इस सिलसिले में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाना है। जब हम देखें कि हमारा कोई पार्टनर या हमारा फैमिली का कोई साथी जो है अपने चेहरे को गैर ज़रूरी तौर पर टच कर रहा है, हम उसको बताएं कि हमें चेहरे को इन दिनों टच नहीं करना। तो जब हम सारे इस बारे में कॉन्शियस होंगे, हमें लोगों की तरफ से भी फीडबैक आएगा और हम खुद भी कॉन्शियसली कोशिश कर रहे होंगे, तो ये आदत डेवलप करना जो है वो निस्बतन आसान हो जाएगा। अच्छा है ना, जो हम अभी भी बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि हम जब तक क्लोजली चीज़ों को देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, आप क्या समझती हैं कि किस हद तक सोशल चेंज आया है लोगों के अंदर, कि कुछ लोग अभी भी इसको फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद भी किया है, लेकिन जो नहीं करेंगे वो कॉम्प्लिकेशन का बाइस अपने लिए भी बनेंगे, अपने घर वालों के लिए भी बनेंगे। तो सोशल प्रैक्टिस कितनी ओवरऑल दिख रही है लोगों में? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्शियस हो गए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये जो दुनिया की तारीख में एक वाक़या ऐसा हुआ है, ये इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ये कोई 1-2 महीने में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अगर हम डॉक्टर साहिबान यहाँ बैठे हैं, अगर वैक्सीन डेवलप भी होती हैं तो उनकी टेस्टिंग होती है, कब तक वो एक्चुअली इस्तेमाल में आ सकती हैं, वी विल हैव टू मेक अ लाइफस्टाइल चेंज। हमें चीज़ों के बारे में अब कॉन्शियस रहना होगा, और बहुत सारे लोग हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आना शुरू हो जाएगी कि ये वक्ती तौर पर हम चेंज नहीं ला सकते। हमने बहुत सारी आदतें ऐसी अपना ली थी जिन्हें अब हमें बदलना भी है। एक छोटी सी बात है, हम बार बार कहते हैं कि जी 20 सेकंड तक हाथ धोना है, लेकिन वो 20 सेकंड तक क्या हमने पानी भी ज़ाया करना है? मैंने रिसेंटली एक पोस्ट हिस्ट्री से भी बनाई थी कि प्लीज़ आप 20 सेकंड गिन कर अपने हाथ धोएं, मल कर अच्छी तरह धोएं, लेकिन पानी की भी एहतियात करें, क्योंकि हमें अब जिम्मेदारी उठानी है अपनी इस दुनिया की, इस मैं कहती हूँ कायनात की, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। शायद हमारा इसमें अपना भी बहुत सारा हाथ है। आप देखिए माहौल अब क्लीन हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि ये खुदा न खास्ता अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा निज़ाम है, लेकिन हाँ किसी हद तक है भी। जब इंसान अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देता है, जब वो गैर जिम्मेदार हो जाता है, चाहे अपनी ज़ात के साथ हो या अपने इर्द गिर्द के साथ हो, तो उसका नुकसान होता है। अगर यही बात हम समझ जाएं तो आई थिंक कि हम ना लॉ एनफोर्समेंट वालों से लड़ेंगे, ना हुकूमत से लड़ेंगे। जो लॉकडाउन में जो कमी आ रही है या जो फैसिलिटी दी जा रही है, उसको सोच समझ के इस्तेमाल करना है, और आई थिंक ये चीज़ बार बार रिटरेट करने की ज़रूरत है। और ये वक्त ये नहीं है कि हम वो रेजिस्टेंस शो करें, ये वक्त वो है कि हमें जिन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है उनको अंडरस्टैंड करते हुए जिस चीज़ के अगेंस्ट हमें रेजिस्ट करना है वहाँ करें। इस वक्त घूमने फिरने या निकलने का वक्त नहीं है, जाने का वक्त नहीं है अपने घरों से। ये तब तक आपके घरों में नहीं आएगा, बार बार कह रहे हैं, जब तक आप इसे लेने के लिए खुद बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, सो डॉक्टर आसिफ साहब, ये जो हम बात अभी कर भी रहे थे कि जो घरों में चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रोफेसर साहब से भी बात हुई। अच्छा, दफातर में जो लोग मौजूद हैं, एक डेस्क के ऊपर दूसरा शख्स आता है, अगली शिफ्ट में वो आके बैठता है और उसी कंप्यूटर को यूज़ करता है, उसी टेबल को यूज़ करता है, तो वो किस तरह से अपनी जगह को, लैपटॉप या कंप्यूटर अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसे साफ़ कर सकता है, सैनिटाइज कर सकता है? देखिए, उसके लिए तो ज़रूरी है कि जो अल्कोहल वाइप्स होते हैं या जो क्लीनिंग वाइप्स आपको मिलते हैं आम बाज़ारों में, आप उसको इस्तेमाल करें, और उसको जब भी अगर कोई एक बंदा दूसरे का कंप्यूटर या कीबोर्ड या लैपटॉप या कोई टच वाली सरफेस फॉर एग्जांपल टैबलेट वगैरह इस्तेमाल करता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अपनी भी मोबाइल है तो उसको भी आप अल्कोहल वाइप से रेगुलरली साफ़ करते रहें, बिकॉज़ आप कहीं भी रख देते हैं, टेबल पे रख देते हैं, वहाँ से भी जरासीम जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो उसको साफ़ करना अल्कोहल वाइप्स के थ्रू, या फिर एक क्लीन जो डिसइंफेक्टेंट है उसके अंदर डूबा हुआ कपड़ा, उससे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और जब वो साफ़ कर लें तो उस सरफेस को ड्राई भी करना ज़रूरी है। उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि वो ऐसे ही गीला छोड़ दें, बिकॉज़ ऑब्वियसली उनकी भी एहतियात ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके इस चीज़ को स्प्रेड करने के लिए बल्कि एक रूटीन बना लें अपने काम पे। जो सफाई करने वाला अमला होता है उसको कहें कि आप इस चीज़ के थ्रू जब भी कोई दूसरा शख्स बैठे या एक
टाइम रख लें कि इस टाइम के बाद ये चीज़ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद ये जो कीबोर्ड्स हैं या जो स्क्रीन्स हैं या जो टैबलेट्स हैं उसको सफाई होना ज़रूरी है और इस चीज़ से सफाई होना ज़रूरी है। उसकी पूरी एक SOP बन जाए, एक छोटी सी 4-5 पॉइंट्स में आप लिख लें कि इस तरह आपको क्लीन करना है और इतने इतने टाइम से आपको क्लीन करना है, तो इससे आप काफ़ी फ़ायदे में रह सकते हैं और बिल्कुल बचा जा सकता है इस चीज़ को इस्तेमाल करने से। ठीक है, एक घर में ये हो रहा होता है अक्सर कि हम एक ही साबुन या एक ही टॉवल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस मामले में किस हद तक एहतियात करनी चाहिए? मेरे ख्याल में देखें टॉवल वगैरह तो अगर जितना सेपरेट रखें एक दूसरे से वो नॉर्मली भी आपको रखना चाहिए। अपना टॉवल अपना ही रखें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। साबुन वगैरह नॉर्मली लिक्विड सोप्स आजकल बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं और कोई इतने प्राइसी भी नहीं है। लाइफ बॉय वगैरह का भी मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं, डेटॉल के भी हैं सोप्स, तो वो आप सोप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड सोप्स। दोज आर मच ईजियर एंड मच लेस जो है इसमें इन्फेक्शन वगैरह का ख़तरा होता है, तो वो मैं रेकमेंड करूँगा कि इस्तेमाल करें। टॉवल्स वगैरह आपने डेफिनेटली सेपरेट रखें। इट्स ऑलवेज़ इंपॉर्टेंट, हमेशा की चीज़ है ये, कोई इस वक्त के लिए ज़रूरी नहीं है, हमेशा आपको ऐसे ही रखना चाहिए। सही है। सो प्रोफेसर आमिर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि मेडिकल अपडेट्स जो आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो हमने अपने शोज में भी डिस्कस की, जैसे कि IgGs की बात हुई, ब्लड प्लाज्मा की बात हुई, उसके अलावा अभी हमने परसों शो किया, कल शो किया, उससे पहले पिछले हफ्ते शो किया, तो UK के डॉक्टर्स एक हॉस्पिटल है वहाँ पर CT स्कैन्स और रेडियोलॉजी के थ्रू भी जो है ना वो इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या इस वक्त जो है वो सिलसिला है और हम किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं? पहली चीज़ तो ये न्यू कोरोना वायरस है, ये चंद हफ्तों पुराना है। दुनिया में किसी को पता नहीं था इसके बारे में। दिसंबर 31 से ये शुरू हुआ है मामला। जो रिसर्च शुरू हुई है उसके बाद ही शुरू हुई है। बहुत हाइप है इस रिसर्च के बारे में, बहुत सारी जगहों पे रिसर्च के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ फ़ायदा हो रहा है यहाँ, और मगर अभी तक कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। अगर रिसर्च से नतीजा निकल आएगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रीटमेंट है। जैसे क्लोरोक्विन की भी बात हुई थी। बिल्कुल, वो भी हाइप है एक अभी तक, मगर उनके लिए भी स्टडीज़ हो रही हैं। पाकिस्तान में भी स्टडीज़ हो रही हैं और बाहर के मुल्कों में भी हो रही है। हमारे यहाँ भी एक स्टडीज़ की एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो अप्रूव होती है। ड्रैप अप्रूव करता है, उसके साथ साथ नेशनल बायोएथिक्स कमेटी है वो उसकी रिव्यू करती है एथिक्स के हवाले से। तो अभी ये स्टार्ट हुई हैं, इनके नताइज आने में भी टाइम लगेगा। उसी तरह से उसके बाद कहा जा सकता है कि क्या होगा। जिस तरह से एबोला दुनिया ने देखा था वेस्ट अफ्रीका के अंदर, उसके भी कई साल के बाद उसकी जाके वैक्सीन भी मिली है और अब उसके बाद हमको कह सकते हैं कि हमारे पास उसके लिए वैक्सीन है। ये भी प्रोसेस शुरू हो गई है, वी आर होपिंग कि जल्दी हो जाएगा, मगर बिल्कुल सही है। तो अभी तक जो हम इलाज कर रहे हैं यानी वो आइसोलेशन, क्वारंटाइन और एहतियाती इसको कहा जा सकता है, कोई दवा ऐसा सच नहीं अभी इसकी है। नहीं, सिर्फ हम लोग इस वक्त जो चीज़ हमको पता है काम करती है वो क्वारंटीन है। उसके बाद अगर कोई इन्फेक्ट हो जाए वो आइसोलेशन है, ये काम करता है, पता है हमको। जो नहीं पता है कि हम इस दवाई को दें या उस दवाई को दें, वो सब कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। उसके नताइज जो हैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन के, वो या प्लाज्मा की बात जो हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें जब तक कि वो स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, उसमें डेटा नहीं आ जाता, उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता, उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि काम भी करती है। चाइना के अंदर से भी फॉर इंस्टेंस यही सारी स्टडीज़ हुई हैं। चाइना सबसे पहले शुरू किया था और उनके भी गैर हतमी नताइज जिस किस्म के हैं जिसके बारे में आप रियली कह नहीं सकते कि ये डेफिनेट। अगर वो डेफिनेट होता तो हम कहते हैं कि भाई यही 2 दवाई दुनिया भर में ये कहते हैं, UK में भी दे रहे होते हैं, अमेरिका में भी दे रहे होते हैं, हर जगह पे एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। और एक्सपेरिमेंटेशन जब की जाती है जब आपके पास कोई डेफिनेट दवा ना हो। अभी इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। ठीक है खुबैब, अभी चूंकि रमज़ान आने वाले हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में है, हमारे सिर्फ मुल्क में नहीं है, और चूंकि हम एक गरीब मुल्क हैं, यहाँ पर लोगों को जो अर्निंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो रमज़ान में क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लोग प्रेशर ले रहे हैं और वो दबाव, जहनी दबाव पड़ रहा है। घर में हम देख रहे हैं कि मामलात ख़राब हो रहे हैं, टेंशन्स हो रही हैं। क्या करें इस सिचुएशन में? देखें, इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है जो लोग दबाव के अंदर हैं वो तो दबाव के अंदर बिल्कुल हैं, लेकिन जो लोग दबाव के अंदर नहीं हैं उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आ जाती है। और इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी और ग्रुप्स की शक्ल में भी और मोहल्ले के अंदर ग्रुप्स की शक्ल में भी हमें ऐसी कमेटीज़ छोटी छोटी बनानी चाहिए जो कि मोहल्ले में आपके जानते हो कि किन लोगों को ज़रूरत हो सकती है, उन तक उनको किसी किस्म की उनके साथ आप जो हम एक स्टिग्मा से अटैच किया वो उससे बचाते हुए उन तक वो चीज़ें पहुंचाएं जो उनको सही। बिल्कुल ऐसे ये ज़रूरत इस समर की है कि हम एक दूसरे की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना वक्त ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।